तो सभी बच्चे आ जाइए भाई, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। कोणीय संवेग किसके बराबर होता है? कोणीय संवेग किसके बराबर होता है प्यारे साथियों? तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, द्रव्यमान गुणा कोणीय वेग के, रेखिक वेग तथा कोणीय वेग के, और द्रव्यमान तथा रेखिक वेग के, जड़त्व गुण तथा कोणीय वेग के। जितने भी साथी, जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, जल्दी से कमेंट करें और बताइए। तो प्यारे साथियों, आप सभी का आंसर आ जाना चाहिए। बिल्कुल समय समाप्त। इसी के साथ ऑप्शन नंबर डी के साथ जो जा रहे हैं सही हो जाता है। कोणीय संवेग जो है किसके बराबर है? जड़त्वाघूर्ण गुणा कोणीय वेग के बराबर होता है। जड़त्वाघूर्ण गुणा कोणीय वेग को हम क्या कहते हैं? कोणीय संवेग कहते हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बर्नौली का सिद्धांत, बर्नौली का प्रिंसिपल निम्नलिखित में से किसके संरक्षण पर पड़ता करता है? मतलब किसके नियम पर आधारित है या किस सिद्धांत पर कार्य करता है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं, ऊर्जा, रेखिक संवेग, दाब, द्रव्यमान। तो जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें भाई। बर्नौली की प्रमेय या बर्नौली का सिद्धांत किस पर कार्य करता है, किस संरक्षण पर आधारित है? तो प्यार साथियों, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। शाबाश, वेरी गुड। ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत पर या ऊर्जा के सिद्धांत पर कार्य करता है बर्नौली का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वॉइस और वीडियो क्लैरिटी आपको अच्छे से आ रही होगी। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है? मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट। लोहे का बना जहाज पानी पर डूब जाता है, परंतु लोहे की सुई मतलब कि लोहे की सुई डूब जाती है और लोहे का जहाज जो है तैरता रहता है। माफ़ी चाहता हूँ। तो इसलिए लोहे की सुई जो है पानी की सतह पर किस कारण तैरती है, वो आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, सांद्रता के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, और पृष्ठ तनाव के कारण। डी हो जाएगा पानी के उत्प्लावन के कारण। तो प्यार साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। जितने भी भाई, जितने भी साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो प्यार साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा, पृष्ठ तनाव के कारण। शाबाश, पृष्ठ तनाव के कारण लोहे की सुई जो है पानी की सतह पर तैरती रहती है। ठीक है भाई, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ब्लास्टिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है। ब्लास्टिंग पेपर, जिसको वो एक गुद्दे से टाइप का आता है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? स्याही सोखने की क्रिया परिक्रिया को कैसिकीय अभिक्रिया परिघटना, ब्लास्टिंग से होकर स्याही का विसरण, एंड साइफन क्रिया या स्याही का शांता। तो जल्दी से देखिए फटाक से, ब्लास्टिंग पेपर द्वारा स्याही का सोखने की शामिल क्या है, वो आप लोगों को बताना है। जल्दी से बताएं फटाक से। तो प्यार साथियों, ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहे हैं सही हो जाता है। शाबाश, वेरी गुड। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है, किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। ए दक्षिण ध्रुव पर, बी विषुवत रेखा पर, सी पृथ्वी के केंद्र पर, डी उत्तरी ध्रुव पर। जल्दी से बताएं फटाक से। किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे पृथ्वी किस जगह पर रखा जाता है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए फटाक से, कमेंट करें। बहुत अच्छे आंसर आना स्टार्ट हो चुका है प्यार साथियों। पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु को रखने पर उसका भार जो है न्यूनतम हो जाता है। शाबाश, बहुत अच्छे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वॉइस और वीडियो क्लैरिटी आपको अच्छे से आ रही है। तो प्यार साथियों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन के पूर्व ही बता दिया था कि वस्तु पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? न्यूटन के प्रूफ करने से पहले ही किसने बताया था कि पृथ्वी के ओर जो है वस्तु आती है या आकर्षित होती है? ए वाल्मीकि, बी गौतम बुद्ध,
सी ब्रह्मगुप्त, डी आर्यभट्ट। तो जल्दी से बताइए फटाक से किसने बताया था। तो प्यारे साथियों समय समाप्त इसी के साथ। बहुत अच्छे, बिल्कुल जल्दी से बताइए फटाक से। बिल्कुल जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाते हैं, ब्रह्मगुप्त। बिल्कुल ब्रह्मगुप्त ने जो है न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि पृथ्वी जो है सभी चीज़ों को आकर्षित, गुरुत्वाकर्षित करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। यदि एक पेंडुलम से दोलन कराने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो घड़ी होगी, जल्दी देखिए। यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो क्या हो जाएगा। कार्य करना बंद कर देगी, पृथ्वी के समान समय देगी, तेज चलेगी या सुस्त चलेगी। तो प्यारे साथियों जल्दी से देखिए फटाक से क्या प्रभाव पड़ने वाला है। कमेंट करें जितने भी दोस्त, जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं, जल्दी से बताएं भाई। बहुत अच्छे, ज़बरदस्त, आप लोगों ने ये क्वेश्चन सभी ने पढ़े हुए हैं भाई। बिल्कुल। तो प्यारे साथियों पृथ्वी से जब चंद्रमा पर सिंपल पेंडुलम वाले दोलन कराए जाएंगे तो उसके दोलन काल क्या हो जाएंगे, सुस्त हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सुस्त हो जाएंगे। बिल्कुल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। गैस भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान होता है, क्यों। आपने देखा होगा यदि गैस से भरा कोई बैलून है उसको नाखून चुभोइए वो फटेगा नहीं, यदि सुई चुभोगे तो आप लोग क्या हो जाएगा, सुई उसमें लगाओगे तो वो गैलदनी से फट जाएगा। किसके कारण, गैस सुई के साथ अब अधिक प्रतिक्रियाशील होती है, नाखून गुब्बारे पर सुई की तुलना में अधिक दाब लगाता है, या फिर नाखून सुई की तुलना में अधिक लंबा होता है, या फिर सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब लगाती है। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। शाबाश, वेरी गुड, ज़बरदस्त भाई, बहुत अच्छे। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाते हैं। सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है। ऑप्शन नंबर डी के साथ जो जा रहे हैं वो सही हो जाता है, इसलिए गुब्बारा जो है नाखून की अपेक्षा सुई से जल्दी फट जाता है भाई। बिल्कुल, बहुत अच्छे। सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम रहता है। लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कब कम रहता है। ये मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ, जल्दी से जितने बच्चे जितने साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो बताइए ज़रूर। जब लिफ्ट तेज़ी से ऊपर जा रही होती है, या जब लिफ्ट समान गति से ऊपर जा रही होती है, जब लिफ्ट तेज़ी से नीचे आ रही होती है, जब लिफ्ट समान गति से नीचे आ रही होती है। तो जल्दी से बताइए फटाक से कब महसूस होगा कम वजन। इम्पोर्टेंट पर्सन है भाई, बहुत अच्छे। समय समाप्त इसी के साथ। बहुत अच्छे। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, सी बोले, माफ़ी चाहता हूँ, सी के साथ। जब लिफ्ट तेज़ी से नीचे जा रही होती है तो मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम दिखाई देगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखिए फटाक से। क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी पर जा सके। बिल्कुल। तो प्यार साथियों यदि हमें क्रिकेट की गेंद को तेज़ी से मारना और दूर तक का पहुंचाना है तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। 36 से 15 के कोण पर फेंकना चाहिए, या 36 से 30 डिग्री के कोण पर मारना चाहिए, या 36 से 45 के कोण पर, या 36 के 60 के कोण पर। प्यारे साथियों क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, कई बार आ चुका है। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी कभी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको बताना है कि तोप का गोला हो, चाहे क्रिकेट की गेंद हो, चाहे कोई भी इंस्ट्रूमेंट यदि आपको दूर फेंकना है तो आपको 45 के कोण पर फेंकना पड़ेगा, तब जाकर वो अधिक दूरी पर जाकर गिरेगा। राइट। तो इसी के साथ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहा है वो सही हो जाता है। बहुत अच्छे।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, कार्य का मात्रक क्या होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कार्य का मात्रक क्या होता है, जल्दी से देखें। तो प्यारे साथियों जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा हो जाएगा, न्यूटन, डाइन, जूल, वाट। तो मैं आपको बता दूं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जल्दी से देखें। आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं, शाबाश, वेरी गुड। न्यूटन बल का मात्रक होता है भाई, डाइन बल का मात्रक होता है, जूल जूल कार्य का मात्रक होता है, ठीक है भाई, और वाट शक्ति का मात्रक होता है, ठीक है भाई, शक्ति का मात्रक होता है। तो इसीलिए हमारा जो कार्य का मात्रक होगा प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहा है वो सही हो जाता है, जूल, कार्य का मात्रक जूल होता है, बिल्कुल। तो प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा, जूल। प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका भाई, आप लोगों को बताना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, ए प्रकाश वर्ष, बी समय का, धारा का, या दूरी का। जल्दी से बताएं फटाक से। एक प्रकाश वर्ष कितना होता है, यदि आपको मालूम है तो कमेंट करें, नहीं मालूम तो कोई दिक्कत नहीं है, हम बताकर चलेंगे, हमारे साथ बने रहिए, सभी चीज़ें बताकर चलने वाले हैं। तो प्यारे साथियों प्रकाश वर्ष जो है किसका मात्रक होता है, ऑप्शन नंबर डी के साथ जो जा रहे हैं सही हो जाता है, शाबाश, ठीक है भाई, बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व की माप है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व की माप है, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, त्वरण, द्रव्यमान, भार या वेग। जल्दी से बताएं फटाक से, जड़त्व की माप कौन सा है भाई, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखें फटाक से। ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हैं सही हो जाता है, द्रव्यमान। निम्नलिखित में से कौन सी जड़त्व की माप है, कौन है भाई, द्रव्यमान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणु क्या होते हैं, कि चाल बढ़ जाती है, का भार बढ़ जाता है, का भार घट जाता है, कि ऊर्जा कम हो जाती है। वस्तु को गर्म करने पर उसमें उपस्थित अणु की क्या हो जाएगा भाई, जल्दी से कमेंट करें, शाबाश, जितने भी दोस्त जितने भाई हमारे साथ जुड़े हैं। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वॉइस और वीडियो क्लियरिटी आपको अच्छे से आ रही होगी, और ये जो क्वेश्चन हमने लिए हैं ये बार बार रिपीट हो चुके हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़े समय में इनको ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट कर लो। जब भी किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो प्यारे साथियों उसके अणुओं की चाल जो है बढ़ जाएगी, राइट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा, जो बच्चे ए के साथ जा रहे थे वो सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है, किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए उसके अणुओं की औसत ऊर्जा का, औसत गतिज ऊर्जा का, बी उसके अणुओं की कुल वेग का, सी उसके अणुओं की औसत ऊर्जा का, और डी हो जाएगा उसके अणुओं की कुल ऊर्जा का। जल्दी से बताएं फटाक से कमेंट करें, शाबाश, बहुत अच्छे। किसी वस्तु का ताप जो है किसका सूचक है, उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का माप है, सूचक है, उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का सूचक है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए फटाक से। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क में करने पर ऊष्मा उस वस्तु से पृथ्वी में प्रवाहित होगी, उस वस्तु से अपेक्षाकृत अधिक ताप पर की वस्तु को में प्रवाहित होगी, या अपेक्षाकृत कम ताप पर वस्तु में उस वस्तु से प्रवाहित होगी, और डी हो जाएगा पृथ्वी से उस वस्तु में प्रवाहित होगी। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। तो प्यारे साथियों किसी वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तुओं से उस वस्तु में से प्रवाहित होगी।
ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। किस वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ वस्तु की क्या दर्शाता है? किस वस्तु की ताप में वृद्धि का अर्थ क्या वस्तु की क्या होती है? उसमें ऊर्जा बढ़ गई है, या यांत्रिक ऊर्जा बढ़ जाती है, या स्थितिज ऊर्जा बढ़ गई है, या गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो जल्दी देखें, किसी वस्तु के ताप में वृद्धि कर देने पर, जल्दी से कमेंट करें क्या हो जाएगा। आंसर आने स्टार्ट हो चुका है, शाबाश, बहुत अच्छे। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हो सही हो जाते हैं, बहुत अच्छे। उसमें ऊर्जा बढ़ जाती है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तो तब उसके अणुओं जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं की चाल घट जाती है, का द्रव्यमान बढ़ जाता है, का भार बढ़ जाता है, की ऊर्जा बढ़ जाती है। जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तो वो आप लोगों को बताना है क्या हो जाता है भाई। तो प्यार साथियों, जब बस किसी को गर्म वस्तु को ठंडा किया जाता है, बिल्कुल शाबाश, आंसर आ चुका है, बिल्कुल। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है, चाल जो है घट जाती है, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखिए। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, इसे कार्य में बदला जा सकता है, यह सबसे पहले किसने बताया था? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। रमफोर्ड, बी सेल्सियस, सी फ़ारेनहाइट, डी डेवी। तो चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करें। समय समाप्त इसी के साथ, बहुत अच्छे, ज़बरदस्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हो सही हो जाता है। रमफोर्ड ने बताया था कि उसमें एक प्रकार की ऊर्जा होती है और इसको कार्य में बदला जा सकता है। सबसे पहले इन्होंने ये प्रमाण को दिया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? डेवी, जूल, सेल्सियस, रमफोर्ड। तो जल्दी देखिए, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? तो उस वैज्ञानिक का नाम आपके सामने आ चुका है, बिल्कुल शाबाश, वो हो जाएगा डेवी। डेवी ने जो है सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को साइंस का सेशन आपकी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं, जल्दी से बताना है भाई, बहुत अच्छे, बिल्कुल। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए पहला, J/Q इक्वल -W, ठीक है भाई, बिल्कुल। तो प्यारे साथियों चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए। ए J/Q-KW, बी Q/W इक्वल्स टू J एंड W/Q इक्वल्स टू J एंड W/Q-K J, ठीक है भाई। जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त होता हुआ, बिल्कुल। इसी के साथ जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, W/Q इक्वल्स टू J। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। जब जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है तब उसका ताप बढ़ जाता है, ऐसी क्रिया में क्या होता है? ए ऊष्मीय ऊर्जा का रूपांतरण ऊर्जा में होता है, बी ऊष्मीय का रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा में होता है, सी ऊष्मा ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है, और डी हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। जल्दी से बताएं फटाक से, बिल्कुल। तो प्यार साथियों, समय समाप्त होता हुआ, जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ जो जा रहे हैं वो सही हो जाता है, बिल्कुल। उस यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है क्योंकि यांत्रिक कार्य किया जाता है जब,
ठीक है भाई, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से ऊंचा हो सकता है? वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? ए, अग्नि अत्यधिक ताप उच्च तापमान पर होती है। बी, बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। सी, बॉयलर के अंदर निम्न दाब होता है। और डी, जल में विलीन पदार्थ होते हैं। जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें भाई। शाबाश, बहुत अच्छे। तो प्यार साथियों, समय समाप्त होता हुआ इसी के साथ बहुत अच्छे जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है। बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है, इसीलिए उबलते हुए जल का तापमान उच्च हो सकता है। राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट से कहता है एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई होती है। एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई बतानी है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। डिग्री सेल्सियस, बी डिग्री सेंटीग्रेड, सी डिग्री फ़ारेनहाइट और डी हो जाएगा केल्विन। मोस्ट इम्पोर्टेंट मूल राशि है भाई, तो तापमान का ऐसा इस मात्रक बताना है। जल्दी से बताइए फटाक से, समय समाप्त होता हुआ। तो मूल राशि जो है वे राशि होती है जिसको केवल स्वयं से व्यक्त किया जाता है, अन्य भौतिक राशियों के द्वारा नहीं। ठीक है, तो उनके मात्रक भी केवल ऐसे ही होंगे, तो केल्विन हो जाएगा भाई। ठीक है, केल्विन जो है आपका तापमान का मात्रक हो जाएगा। इसी के साथ आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखिए। इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? ए किलो कैलोरी, बी जूल, सी डिग्री सेल्सियस, डी कैलोरी। बहुत ही अच्छे, जबरदस्त। यदि आपको बात किया जाए तो बच्चों ऊष्मा का मात्रक बताना है। 3 सही है, 1 गलत। ठीक है, जल्दी देखें। यदि बात करें किलो कैलोरी भी ऊष्मा का मात्रक है, जूल भी ऊष्मा का मात्रक है, कैलोरी भी ऊष्मा का मात्रक है, बट हमारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस। तो प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तापमान का एसआई मात्रक बताना है। ए फ़ारेनहाइट, बी सेंटीग्रेड, सी केल्विन, डी सेल्सियस। ताप का एसआई मात्रक अभी अभी बताकर चला हूँ। सबसे पहला या दूसरा क्वेश्चन यही था। तो बिल्कुल ताप का एसआई मात्रक बताना है। जल्दी से देखें फटाक से, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही अच्छे, सभी बच्चों के आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं। बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इसी प्रकार से वर्क करें भाई। लास्ट में कितने क्वेश्चन आपके सही हो पाए, कितने गलत, वो आप लोगों को बताना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान क्या होता है? 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है वो आप लोगों को बताना है। 4.2 गुना 10⁻² जूल, 4.2 गुना 10⁻³ जूल, 4.2 गुना 10⁻⁴ जूल या 4.2 जूल। 1 किलो कैलोरी का मान कितना होता है? तो प्यार साथियों, बिल्कुल बहुत ही आसान है। 1 किलो में कितना होता है? 1000 ग्राम होता है। तो जूल में कन्वर्ट है। तो प्यार साथियों, आप लोगों को बताना है। बिल्कुल आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, हिंट समझ चुके हैं बच्चे, बहुत ही अच्छा। जो बच्चे 4.2 गुना 10⁻³ दे रहे हैं वो सही हो जाता है। बिल्कुल ठीक है भाई, इसी के साथ आगे चलते हैं। लास्ट में ये ज़रूर बताना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, कितने गलत, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है। गर्मियों में ताप 40 डिग्री सेंटीग्रेड सी हो जाता है। हो जाने पर भी ऊंट गर्मी में या गर्मी से राहत महसूस करता है। ठीक है। ए अपने शरीर में पानी का संचय करके, बी अपने शरीर का ताप को 40 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाकर, सी रेगिस्तान के पौधों को छाया में बैठकर, डी इनमें से कोई नहीं। गर्मी का ताप 40 डिग्री हो जाने पर भी ऊंट गर्मी से राहत महसूस करता है।
तो जल्दी से देखें फटाक से किस प्रकार। समय समाप्त, इसी के साथ बहुत अच्छे। अपने शरीर का ताप को 40 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाकर राहत पाता है, राइट, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखिए फटाक से। बर्फ पर दाब पड़ने से उसका गलनांक क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा, शून्य हो जाएगा, घट जाएगा या बढ़ जाएगा? बर्फ पर दाब पड़ने पर उसका गलनांक क्या हो जाएगा, जल्दी से बताना है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं, बहुत ही अच्छे। ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहा है वो सही हो जाता है। शाबाश, जितने भी साथी, जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, बिल्कुल बताएं। ऑप्शन नंबर सी, घट जाता है दाब पड़ने पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखिए। गैसीय तापमापी द्वारा तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होती है, क्योंकि विशिष्ट ऊष्मा कम हो जाती है, बी हल्की हो जाती है, सी विशिष्ट ऊष्मा अधिक हो जाती है, डी प्रसार गुणांक अधिक हो जाता है। तो जल्दी से देखिए फटाक से। गैसीय तापमापी द्रव्यमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी क्यों होती है? तो प्यार साथियों, समय समाप्त, बहुत अच्छे, जबरदस्त। जो बच्चे डी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है। गैस मापी का, तापमापी का प्रसार गुणांक अधिक हो जाता है, इसलिए संवेदी है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? ए पेलेटियर के प्रभाव पर, बी जूल के प्रभाव पर, सी सिबके के प्रभाव पर, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यार साथियों, ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है, कमेंट करें। ये सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आपने छोटी क्लास में पढ़े हुए हैं बट आप लोग भूल गए हो, उनको बस रिवाइज कराने का वर्क कर रहा हूँ भाई मैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहे हैं सही हो जाता है। सिबके के प्रभाव पर आधारित है ताप युग्म तापमापी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अत्यधिक ऊंचे तापों को की माप की जाती है। अत्यधिक तापों या ऊंचे तापों की माप किससे की जाती है? ए नाइट्रोजन गैस माप तापमापी से, बी पूर्ण की विकर्ण तापमापी से, सी ताप युग्म तापमापी से, डी प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी से। जल्दी से बताएं फटाक से, कमेंट करें, बहुत अच्छा। तो प्यार साथियों, अत्यधिक ऊंचे तापों की माप जो की जाती है पूर्ण विकर्ण उत्ताप मापी से की जाती है, ठीक है भाई, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पूर्ण विकर्ण उत्तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? पूर्ण विकर्ण उत्तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। पेलेटियर के प्रभाव पर, स्टीफन के प्रभाव पर, या बी सी हो जाएगा जूल के प्रभाव पर, डी हो जाएगा सिबके के प्रभाव पर। पूर्ण विकर्ण उत्तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है, कमेंट करिए। शाबाश, समय समाप्त होता हुआ, बिल्कुल। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है। स्टीफन के नियम पर आधारित है पूर्ण विकर्ण उत्तापमापी, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखिए। दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? आपके मन में भी ख्याल आया होगा कि यदि पृथ्वी पर इतना टेम्परेचर है तो सूर्य का टेम्परेचर कितना होगा, तो उसको किससे मापा जा सकता है? पूर्ण विकर्ण तापमापी, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी, या ताप युग्म तापमापी, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यार साथियों, जल्दी से बताइए फटाक से, जितने भी साथी, जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं बिल्कुल कमेंट करें। शाबाश, बहुत अच्छे, जबरदस्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हो सही हो जाता है। पूर्ण विकर्ण तापमापी से सूर्य का ताप मापा जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखें। ठंडे देशों में पारे के स्थान पर एल्कोहल की तापमापी के द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्योंकि? जल्दी से देखिए फटाक से। ठंडे देशों में पारे के स्थान पर एल्कोहल की तापमापी द्रव के रूप में
प्राथमिकता दी जाती है, वरीयता दी जाती है, क्यों? चार ऑप्शन आपके नीचे दिखे। एल्कोहल पारे से अधिक सस्ता होता है, एल्कोहल ऊष्मा का बेहतर सूचकांक होता है, एल्कोहल का द्रव्यांक निम्नतम होता है, एल्कोहल का विश्व उत्पाद पारा से अधिक होता है। जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें। जितने भी साथी, जितने भी दोस्त, जितने भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे। ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हो सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। विकिरण पायरोमीटर में कितना तापक्रम होता है? विकिरण पायरोमीटर में कितना तापक्रम होता है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। 2500 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड, 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर, एंड 100 से 250 एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक। विकिरण पायरोमीटर में कितना तापक्रम होता है वो आप लोगों को बताना है। जल्दी से देखिए फटाक से, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, समय समाप्त होता हुआ। शाबाश, बहुत अच्छे। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है भाई। 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होता है विकिरण पायरोमीटर से में तापक्रम का मापने का। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। थर्मोकपल किसके द्वारा बनाया जाता है? थर्मोकपल किसके द्वारा बनाया जाता है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए, दो अदृश्य धातुओं के द्वारा, बी, दो एक दृश्य और एक अदृश्य धातुओं के, या दो एक दृश्य धातुओं के या एक दृश्य, बिल्कुल दो अधातुओं के द्वारा, या डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए फटाक से, थर्मोकपल किसके द्वारा बनाया जाता है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। समय समाप्त इसी के साथ। बहुत अच्छे। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। सूर्य का तापमान मापा जाता है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। वाष्पन ताप मापी के द्वारा, गैस ताप मापी के द्वारा, प्लेटिनम ताप मापी के द्वारा, पायरोमीटर के द्वारा। सूर्य का ताप मापा जाता है किसके द्वारा? कमेंट करें भाई। तो समय समाप्त इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। डी वाला सही हो जाएगा, पायरोमीटर के द्वारा सूर्य का ताप मापा जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? ए, विकिरण तापमापी, बी, गैस तापमापी, सी, द्रव्य तापमापी, डी, ताप विद्युत मापी। तो तापमापियों में किसे पायरोमीटर कहा जाता है? बिल्कुल समय समाप्त इसी के साथ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विकिरण तापमापी को पायरोमीटर कहा जाता है। बहुत अच्छे, जबरदस्त। अंतिम क्वेश्चन है आज का हमारा। आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया है, कौन सा सही है? एफ माइनस के 5/9 इक्वल्स टू C/32, C माइनस के 5/9 इक्वल्स टू F/32, एफ माइनस के 32/9 इक्वल्स टू C/5, एंड एफ प्लस के 32/9 इक्वल्स टू CF। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा मैं आपको बता देता हूँ। तो प्यारे साथियों, जो ऑप्शन हमारा हो जाएगा C/5 बराबर F माइनस के 32/9 हो जाएगा। दूसरा आपसे सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में। तो प्यार साथियों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छे, ज़बरदस्त। तो प्यार साथियों, ये आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ज़्यादा नहीं कराते हैं, और यदि आपको ज़्यादा प्रश्न चाहिए तो संडे वाले दिन क्लास आप लोग लीजिए। कम से कम आपके जो है 150 क्वेश्चन के आसपास क्लास होती है प्रत्येक संडे। तो प्लीज़ आप लोग ज्वाइन करें उसे भी, और बताइए जिन्होंने क्लास ले चुकी है हफ्ते में, वे ये देखें कि आपके एक हफ्ते का कितना पढ़ा हुआ याद रह गया है, तो वे भी कमेंट करें।
बिल्कुल, कितने क्वेश्चन आपके सही हो पाए कितने गलत वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, घंटे का बटन अवश्य जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्यों? बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पानी गर्म करने पर फैलता है, बोतल के बाहर का तापक्रम अंदर से ज़्यादा होता है, बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है, पानी जमने पर फैलता है। तो जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें। इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। पानी जमने पर फैलता है, इसीलिए जब पानी बोतल के अंदर बर्फ़ जमता है या पानी जमता है बर्फ़ के रूप में तो बोतल टूट जाती है। वो यही कारण होता है कि पानी जमने के कारण फैलता है, उसको इतना स्पेस नहीं मिल पाता है तो इसीलिए बोतल चटक जाती है, टूट जाती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनों फट जाती है, इसका कारण भी बताना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा गया एग्जाम में। पहाड़ी इलाकों पर पानी के पाइप फट जाते हैं सर्दियों में, क्यों? शरद ऋतु में, राइट। पाइप जो है ठंडक पाकर बढ़ जाते हैं, पानी में पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है, पाइप में पानी जमने पर सिकुड़ जाता है और पाइप ठंडक से सिकुड़ जाता है। तो जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। शाबाश, काफ़ी बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं या बाद में क्लास को लेते हैं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करें। तो इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे बोल रहे हैं पाइप में पानी जमने पर फैलता है, इसीलिए सर्दियों के मौसम में पाइप फट जाते हैं। पहाड़ी इलाकों पर ज़्यादा पाइप फटते हैं, यही कारण है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किसी झील की सतह पर का पानी जमने ही वाला है, झील के अंतः स्थल में जल का क्या तापमान रहेगा वो आप लोगों को बताना है। ए 2 डिग्री सेंटीग्रेड, बी 1 डिग्री सेंटीग्रेड, सी 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जल्दी से बताएं फटाक से कमेंट करें और बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ऊष्मा के संचारण की विधि, ऊष्मा के संचारण की विधि क्या है? नंबर 1, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, विकिरण, बी संवहन, सी चालन, डी उपरोक्त सभी। ऊष्मा के संचारण की विधि क्या है आप लोगों को बताना है। तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ऊष्मा के संचरण की विधि जो है विकिरण विधि भी है, संवहन भी है, चालन भी है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। तीनों जो है ऊष्मा के संचरण जो है तीनों रूप में होता है, राइट। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्वयं नहीं जाते सॉरी। ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते? ए तीनों, बी संवहन, सी चालन, डी विकिरण। तो जल्दी से बताइए जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं बिल्कुल कमेंट करिए, शाबाश। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, चालन विधि। चालन विधि में जो है ऊष्मा के पदार्थ के कण अपने स्थान से स्वयं नहीं जाते हैं, राइट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं प्यार साथियों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। द्रव्यों तथा गैसों के ऊष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है? द्रव्यों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है? ए विकिरण विधि, बी संवहन,
सी चालन, डी इनमें से कोई नहीं। द्रव्यों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है? तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है, संवहन। द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण जो होता है किस विधि द्वारा होता है? संवहन के कारण। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। विद्युत केतली में पानी गर्म होता है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, किस विधि के द्वारा जो है विद्युत केतली में पानी गर्म होता है? अभी अभी बता कर आया हूँ, संवहन के कारण, विकिरण के कारण, चालन के कारण, ये सभी। जल्दी से बताए फटाक से। समय समाप्त इसी के साथ, बहुत अच्छे। द्रव्य तथा गैसों का स्थानांतरण जो होता है वो ऊष्मा के संवहन के कारण होता है। बिल्कुल इसी के साथ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संवहन के कारण जो है विद्युत केतली में पानी गर्म होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखिए। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार से संचार माध्यम से आती है? बहुत ही आसान, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। विकिरण, बी संलयन, सी ताप विकर्ण, विनिमय और डी हो जाएगा संवहन। सूर्य की जो ऊष्मा होती है पृथ्वी पर किस विधि के कारण आती है या किस विधि से आती है वो आप लोगों को बताना है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। शाबाश, बहुत अच्छे। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, विकिरण। बिल्कुल। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्यार साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखिए फटाक से। ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम के कण गति नहीं करते? ऊष्मा के स्थानांतरण में की किस विधि में माध्यम के कण गति नहीं करते? तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए फटाक से। ए विकिरण, बी संवहन, सी चालन और डी इनमें से कोई नहीं। ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम के कण गति नहीं करते? तो प्यार साथियों जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। जल्दी से बताकर चले भाई। तो प्यार साथियों अभी पिछले क्वेश्चन में ही बताकर आया हूँ, आप लोगों को पता है। बिल्कुल कमेंट आने स्टार्ट हो चुके हैं, शाबाश, बहुत अच्छे भाई। जल्दी से बताइए फटाक से, किस विधि में ऊष्मा के कण गति नहीं करते? तो प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। जल्दी से देखिए, ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी। तो प्यार साथियों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से देखिए फटाक से। क्या कहता है? ऊष्मा संचरण की वह विधि, ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें पदार्थ के कण गति नहीं करते कौन सी होती है? ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते क्या कहलाती है? तो प्यार साथियों आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ए विकिरण, बी संवहन, सी चालन, डी इनमें से कोई नहीं। समय समाप्त, 5 सेकंड का आपको समय दिया जाता है। बिल्कुल आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, विकिरण। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्या कहता है अगला क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? ए चमड़ा, बी पारा, सी जल, डी लकड़ी। तो जल्दी से बताएं फटाक से, समय समाप्त होता हुआ इसी के साथ। बहुत अच्छे। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक जो है पारा है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्या कहता है?
चांदी की उष्मा चालकता तांबे की उष्मा चालकता की अपेक्षा क्या होती है? बराबर होती है। बी अधिक होती है। सी कम होती है। डी इनमें से कोई नहीं। चांदी की उष्मा चालकता तांबे की अपेक्षा उष्मा चालकता की अपेक्षा क्या होती है बताना है। तो आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अधिक होती है। चांदी की उष्मा चालकता तांबे की उष्मा चालकता की अपेक्षा अधिक होती है, ये आपको ध्यान रखना है। राइट। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। बोलोमीटर मापने की एक युक्ति है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। वायु की गति को, बी ऊष्मा के विकिरण को, सी दाब को, डी पौधे की वृद्धि को। बोलोमीटर से क्या मापा जाता है? जल्दी से कमेंट करें भाई। बहुत अच्छे। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। यदि आप ऐसे क्वेश्चन रोजाना लेना चाहते हैं तो धीरे धीरे कर कर भी हम जो है बहुत सारे क्वेश्चन करा देंगे। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। उसमें विकिरण को, बोलोमीटर जो है उसमें विकिरण को मापा जाता है बोलोमीटर के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा, एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा कैसी हो जाएगी? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठंडी हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों समय समाप्त, आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। बिल्कुल बहुत ही अच्छा। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, गर्म हो जाएगी। एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा जो है गर्म हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। कमरे में रखे हुए रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिए जाते हैं, क्यों? कमरे में रखे हुए रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिए जाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। कमरा धीरे धीरे कमरा रेफ्रिजरेटर के अंदर से भी अधिक ताप तक ठंडा हो जाएगा। कमरा रेफ्रिजरेटर के भीतर तक ताप तक ठंडा हो जाएगा, या कमरे में वायु का ताप अपरिवर्तित रहेगा। जल्दी से बताइए, फटाक से कई बार आ चुका है भाई। बिल्कुल। तो प्यार साथियों, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज का दरवाज़ा खोलने पर कमरे का जो तापमान है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गर्म। तो प्यारे साथियों जल्दी से देखिए फटाक से, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यदि किसी धातु को खाना पकाने के बर्तन बनाने में प्रयुक्त किया जाता है तो उसका तापमान कैसा होना चाहिए? यदि किसी धातु को खाना बनाने के बर्तन में बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो उसका तापमान क्या होना चाहिए? घनत्व अधिक होना चाहिए, विद्युत चालकता कम होनी चाहिए, या कम होनी चाहिए, या अधिक होनी चाहिए। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। इसी के साथ मैं आपको बता दूं उसकी चालकता कम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? यदि किसी धातु को खाना बनाने वाले बर्तन में प्रयोग किया जाता है तो उसकी चालकता जो है कम होनी चाहिए, ठीक है, ताकि खाना जल्दी और कम समय में पक सके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है? निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है? ए गर्म पानी, बी समुद्र का पानी, सी अस्तित्व पानी, डी ठंडा पानी। बिल्कुल इनमें से बताना है तो आप लोगों का समय समाप्त होता हुआ। बिल्कुल समुद्र का पानी। समुद्र का पानी जो है सबसे अच्छा सुचालक होता है क्योंकि उसमें नमक की मात्रा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? ए संवहन, बी विकिरण, सी प्रकीर्णन, डी चालन। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है?
बिल्कुल आंसर समवैन कहलाएगा, ये मैं पहले भी बताकर आ चुका हूँ। बिल्कुल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? ए पानी, बी ईथर, सी बेंजीन, डी पारा। मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल बहुत ही अच्छा, आसान। समय समाप्त। इसी के साथ निम्नलिखित द्रव्यों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जो जा रहा है वो सही हो जाता है, पारा। ठीक है भाई, बिल्कुल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, जल्दी से देखिए फटाक से, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? सूर्य विकिरण का कौन सा भाग जो है सौर कुकर को गर्म करता है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, अवरक्त किरण, आकस्मिक किरण, या प्रकाशीय किरणें, या पराबैंगनी किरणें। जल्दी से बताएं फटाक से। समय समाप्त। इसी के साथ बिल्कुल बहुत अच्छे, जबरदस्त, कमेंट करिए, बहुत अच्छे भाई। तो पर सूर्य विकिरण का जो है अवरक्त भाग, अवरक्त किरण जो है सोलर कुकर को गर्म करता है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे हमारे। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको अच्छा लगा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन अवश्य दबाएं ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है। और यदि आप लोग मैराथन क्लास लेना चाहते हैं तो संडे वाले दिन क्लास लेना ना भूलें। संडे को आपको अपने निर्धारित समय पर मैराथन क्लास मिलेगी। 150 या 200 क्वेश्चन के आसपास आते हैं। जो बच्चे डेली क्लास लेते हैं उनके लिए रिवीजन क्लास होगी। जो बच्चे पहली बार लेते हैं उनके लिए क्योंकि बार बार नहीं ले सकते, कोई कुछ साथी जो है हमारे वर्किंग में है, मतलब कार्य कर रहे हैं कुछ, तो इसलिए उनका शीतकाल में माफी चाहता हूँ थोड़ा सा। तो प्यारे साथियों जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्यों, वो आप लोगों को बताना है। ठीक है भाई, शीतकाल में हमें कपड़े गर्म रखते हैं क्यों? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। क्या ऊष्मा का विकिरण नहीं करते, ऊष्मा शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं, वायु के शरीर के संपर्क में आने से रोकते हैं, या ऊष्मा प्रदान करते हैं। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि सर्दियों के दिनों में आपको जो है शीतकालीन में कपड़े हमें गर्म रखते हैं, मतलब कि सर्दियों के दिनों में हमें कपड़े जो है गर्म रखते हैं क्यों, उसका कारण चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे तो आप लोग बोल सकते हो शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं, इसीलिए शीतकालीन में कपड़े हमें क्या रखते हैं, गर्म रखते हैं। राइट, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखिए। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उचित है? धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन सबसे ज़्यादा कौन सा उपयुक्त है? ऊपर व नीचे दोनों काला होना चाहिए, ऊपर सफ़ेद नीचे काला होना चाहिए, ऊपर काला नीचे सफ़ेद होना चाहिए, ऊपर व नीचे दोनों सफ़ेद होना चाहिए। मतलब जैसे कि आपको बताया कि धूप से बचने के लिए छाते में दो रंगों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तो दो रंग में से कौन सा कॉम्बिनेशन होना चाहिए वो आप लोगों को बताना है। तो प्यार साथियों जैसे ही आपको बताए चले तो जल्दी देखिए फटाक से कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऊपर काला नीचे सफ़ेद होना चाहिए। ठीक है भाई, ऊपर तो काला और नीचे सफ़ेद होना चाहिए, आपने देखा भी होगा। बिल्कुल इसी के साथ जो बच्चे जा रहे हैं वो सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या आंसर हो रहा है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अफ्रीका के काली त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन के सफ़ेद त्वचा वाले व्यक्तियों की तुलना में
क्या होते हैं? अफ्रीका के काली त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन के सफेद त्वचा वाले व्यक्तियों की तुलना में गर्मी महसूस नहीं करते, समान गर्मी महसूस करते हैं, कम गर्मी महसूस करते हैं या अधिक गर्मी महसूस करते हैं। बिल्कुल, ब्रिटेन के सफ़ेद त्वचा वाले व्यक्तियों की तुलना में क्या करते हैं भाई? मैं आपको बता दूं, अधिक गर्मी महसूस करते हैं। बिल्कुल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखिए फटाक से। सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता जितना दोपहर का होता है, क्यों? आप लोग सभी जानते हो, ये बेसिक सी बातें हैं। जैसा कि आपको मैं बता दूं, सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता है जितना दोपहर का होता है। क्यों होता है उसका कारण देखिए। पहले 4 ऑप्शन देंगे, फिर बाद में डिटेल में बताकर चलेंगे। सुबह के समय पृथ्वी सूरज से अधिक दूर होती है। बी, सुबह के समय सूरज ठंडा होता है। सी, सूरज की किरणें सुबह के समय धीरे चलती है। और डी एंड लास्ट, सुबह के समय सूरज की किरणें को अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। बिल्कुल। तो प्यार साथियों, मैं आपको बता दूं, एक बार बताकर चलते हैं। आपका ये कोई जो है सूरज है भाई, ठीक है। तो इसमें जो है हम कुछ इस प्रकार की पृथ्वी है, और आप लोग जो है, ये तो पृथ्वी हो गई अर्थ, और सूरज की जो है 3 स्थिति बनेगी, एक तो यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो इस समय ये तो होगा सुबह और शाम के समय, और ये होगा दोपहर के समय। तो सुबह और शाम के समय जो सूरज है उसको वायुमंडल की सबसे ज़्यादा परत को कवर करना पड़ता है, इसलिए सुबह और शाम के समय जो है सूरज ज़्यादा गर्म नहीं होता। राइट। तो इसी के साथ हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ जो जा रहा है वैसे ही हो जाता है, उसको ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ती है। राइट, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं, क्यों? जैसा कि उसको भी बताकर चलेंगे। ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं, क्यों? ताप के अच्छे वितरक होते हैं, या सूती वस्त्रों से भारी होते हैं, या ताप के अच्छे रोधक होते हैं, या ताप के अच्छे शोषक होते हैं। तो जल्दी देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बिल्कुल सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। ताप के अच्छे रोधक होते हैं। ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं, क्योंकि वे ताप के अच्छे रोधक होते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखिए फटाक से। वायुमंडल में आर्द्रता की उपस्थिति एक ऐसे स्टील के गिलास को की बाह्य सतह पर जल की बूंद देखकर सुनिश्चित की जाती है जो भरा हो। ठीक है। वायुमंडल में आर्द्रता की उपस्थिति एक ऐसे स्टील के गिलास की बाह्य सतह पर जल की बूंदें देखकर सुनिश्चित की जा सकती है जो भरा हो। कैसे? गर्म जल से, ठंडे जल से, सामान्य जल से, या गर्म दूध से? जल्दी बताएं फटाक से, कमेंट करें। और बहुत अच्छे, ज़बरदस्त। तो इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। यदि गिलास जो है ठंडे जल से भरा हुआ है, उसके ऊपर बूंदें जमने लगती है, उसकी आर्द्रता की स्थिति को बताया जा सकता है। राइट, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम किसका है? मोस्ट इम्पोर्टेंट। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक भी होते हैं। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। स्टीफन का नियम का, बी न्यूटन का शीतलन नियम, सी ऊष्मागति का नियम, डी किरचॉफ का नियम। मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, बहुत ही अच्छा, जबरदस्त। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। इसी के साथ बहुत अच्छे। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, किरचॉफ का नियम। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, ये किरचॉफ ने बताया था। ठीक है भाई, बहुत अच्छे। 12th क्लास में आपने पढ़ा भी होगा। किरचॉफ भी बोलते हैं, किरचॉफ भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किसी कृष्णिका के एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा
उसमें परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। यह नियम किसका है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ए किरचॉफ का नियम, बी स्टीफन का नियम, सी ऊष्मागति का नियम, डी न्यूटन का शीतलन नियम। जल्दी देखिए फटाक से, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए, इंपॉर्टेंट पर्सन है, आप लोग एग्जाम से पहले देखकर जा सकते हैं। बिल्कुल। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। इसी के साथ जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हो सही हो जाता है, स्टीफन का नियम। बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्या कहता है? किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। यह नियम ए ऊष्मागति का शून्यांक नियम, बी किरचॉफ का नियम, सी स्टीफन का विकर्ण नियम, डी हो जाएगा न्यूटन का शीतलन नियम। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। यह नियम किसका है वो आप लोगों को बताना है। बिल्कुल। तो प्यार साथियों, बस आप लोग ठंडी होने से बात ध्यान रखना, तो न्यूटन का शीतलन नियम। बिल्कुल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखिए फटाक से। न्यूटन का शीतलन नियम लागू तभी होता है जब क्या होता है? ताप के अंतर पर निर्भर नहीं करता, बी ताप के अंदर बहुत ज़्यादा हो, ताप में अंदर बहुत ज़्यादा न हो, और इनमें से कोई नहीं। तो प्यार साथियों, न्यूटन का शीतलन नियम कब लागू नहीं होता या तभी लागू होता है जब ताप में अंतर बहुत ज़्यादा न हो। ठीक है। यदि ताप में अंतर बहुत ज़्यादा होता है तो न्यूटन का शीतलन नियम लागू नहीं किया जा सकता। तो प्यार साथियों, यदि आपको क्लास अच्छी लगे और हमारे साइंस के क्वेश्चन आप लोग ऐसा लेना चाहते हैं तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करें और घंटे का बटन अवश्य दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? गर्म जल 90 डिग्री सेंटीग्रेड से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में 10 मिनट लेता है। तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड से 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में लगेगा। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए, जल्दी से देखिए फटाक से। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। गर्म जल 90 डिग्री सेंटीग्रेड से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में 10 मिनट लेता है। तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में कितना समय लेगा? तो 10 मिनट से अधिक, 10 मिनट से कम, 10 मिनट या निश्चित नहीं। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। 10 मिनट से अधिक लेगा समय। राइट। बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? थर्मल पास्कल के आविष्कार बताइए। थर्मल पास्कल के आविष्कार का नाम बताइए, क्या किया था? तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। स्टीफन थर्मल पास्कल के आविष्कारक है। किसने किया था? किरचॉफ, न्यूटन, डीवार। तो जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। समय समाप्त। इसी के बाद आपको यदि पूछा जाए तो थर्मल फ्लास्क का आविष्कार जो किया था वो किया था डीवार ने। राइट। तो प्यार साथियों, माफी चाहता हूँ, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो जाती है तो आप लोग कर लेना। राइट। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। थर्मल फ्लास्क में ऊष्मा का क्षय रोका जाता है या रोका जा सकता है। थर्मल फ्लास्क में ऊष्मा का क्षय रोका जा सकता है। ए चालन से, बी चालन संवहन व विकिरण से, सी संवहन से, या डी हो जाएगा विकिरण से। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। इसी के साथ में बहुत अच्छे जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर किसके साथ? बी के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है। ठीक है।
चालन संवहन व विकिरण से। तो प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखिए फटाक से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है थर्मल फ्लास्क की आंतरिक दीवारें चमकीली होती है चालन द्वारा होने वाली उष्मा हानि को रोकने के लिए, विकिरण द्वारा होने वाली उष्मा हानि को रोकने के लिए, संवहन द्वारा होने वाली हानि उष्मा हानि को रोकने के लिए, और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। इसी के साथ बहुत अच्छे जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है। थर्मल फ्लास्क की आंतरिक दीवारें चमकीली इसलिए होती है विकिरण द्वारा होने वाली उष्मा हानि को रोकने के लिए इसकी अंदर की दीवारें जो है चमकीली होती है। बिल्कुल। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखें फटाक से। किस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मल फ्लास्क की दीवारों पर कलाई की जाती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मल फ्लास्क की दीवारों पर कलाई की जाती है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिखे। विकिरण, बी संवहन, सी चालन, डी ये सभी। तो जल्दी देखें फटाक से समय समाप्त। इसी के साथ बहुत अच्छे जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है विकिरण। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी उष्मा को क्या कहते हैं। एक बार फिर से, किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी उष्मा को क्या कहते हैं। गुप्त उष्मा, जल तुल्यांक, या सी ऊष्माधारिता, डी विशिष्ट उष्मा। तो प्यार साथियों आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास में, बिल्कुल 10वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने में लगी उष्मा को विशिष्ट उष्मा कहते हैं। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है। बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसमें विशिष्ट उष्मा का मान होता है। विशिष्ट उष्मा का मान किसमें होता है। सीसा, जल, कांच, तांबा। किसमें विशिष्ट उष्मा का मान होता है वो आप लोगों को बताना है। समय समाप्त। इसी के साथ बहुत अच्छे जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। जल में विशिष्ट उष्मा का मान होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। मोटर गाड़ी के रेफ्रिजरेटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है क्योंकि मोटर गाड़ी के रेफ्रिजरेटर नहीं रेडिएटर है को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है क्यों। तो प्यार साथियों पानी का घनत्व कम होता है, पानी का रास्ता होता है, पानी कम ताप पर पिघलता है, पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। तो जल्दी देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी को ही डाला जाता है क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, इसलिए उसमें पानी डाला जाता है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्न तापित इंजनों का अनुप्रयोग होता है। निम्न तापीय इंजनों का अनुप्रयोग होता है। ए रॉकेट प्रौद्योगिकी में, बी अतिचालकता विषयक अनुसंधानों में, सी हो जाएगा पनडुब्बी नौदनों में, या तुषार मुक्त परसी तंत्रों में। तो जल्दी से बताएं फटाक से निम्न तापीय इंजनों का अनुप्रयोग होता है। तो समय समाप्त। इसी के साथ बहुत अच्छे जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है। ठीक है भाई, बिल्कुल। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्न तापमापी परीक्षण किस ताप पर किया जाता है। निम्न तापी परीक्षण किस ताप पर किया जाता है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए। -40 डिग्री सेंटीग्रेड, -100 डिग्री सेंटीग्रेड, -126 और -196 नहीं
और डी हो जाएगा -20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो निम्न तापीय परीक्षण किस ताप पर किया जाता है वो आप लोगों को बताना है। समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। -96 196 डिग्री सेंटीग्रेड पर किया जाता है। बहुत अच्छे, ज़बरदस्त। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ठीक है, न्यूनताप मानों का अनुप्रयोग होता है। न्यून तापों मानों का अनुप्रयोग कहाँ होता है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए हैं। अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय यात्रा या चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दूरमिति में। बी हो जाएगा अंतरिक्ष यात्रा या शल्यक्रम व दूरमिति में। सी हो जाएगा अंतरिक्ष यात्रा, शल्यक्रम और चुंबकीय में। और डी हो जाएगा शल्यक्रम या चुंबकीय प्रोत्थापन में। तो जल्दी देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा। न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है अंतरिक्ष यात्रा, शल्यक्रम एवं चुंबकीय प्रथापनों में किया जाता है। बिल्कुल। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। किस ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को कहते हैं? कोई ठोस है और उसको सीधा सीधा वाष्प में बदला जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्यारे साथियों, आशवन, उद्रपातन, बहुलीकरण, कवथन। तो जल्दी देखिए फटाक से। जो जैसे कि आपने देखा होगा कपूर जो है, कपूर सीधी वाष्प में बदलते हैं, तो उसको कहते हैं उद्रपातन। राइट, बिल्कुल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। उद्रपातज पदार्थ कौन कौन से है आप लोगों को बताना है। उत्पादज पदार्थ कौन सा है? अमोनिया क्लोराइड, नेफ्थलीन, कपूर, उपरोक्त सभी। ठीक है भाई, बहुत अच्छे। सीधा सीधा वाष्प में बदलता है। तो प्यार साथियों आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, उपरोक्त सभी। ये सभी हो जाएंगे भाई, बहुत अच्छे। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में बदल जाता है कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में बदल जाता है उसे क्या कहते हैं? गलनांक, वाष्पन, कवथांक, इनमें से कोई नहीं। तो प्यार साथियों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? गलनांक। जैसे कि बर्फ, ठीक है, ऊष्मा पाकर वह सीधा सीधा द्रव में बदल जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है क्या कहलाता है? जिस ताप पर कोई द्रव वाष्प में बदलता है, ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है, भाप में। जैसे कि जल है, सीधा वाष्प में बदलेगा तो उसे क्या कह देंगे? क्वथनांक कह देंगे। क्या कह देंगे? क्वथनांक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वॉइस और वीडियो क्लैरिटी आपको अच्छे से आ रही होगी। शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? शुद्ध पदार्थ में यदि अन्य पदार्थ मिला देते हैं तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 4 ऑप्शन आपके नीचे देखिए। परिवर्तित रहेगा, घट जाता है, बढ़ जाता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। ठीक है, तो प्यार साथियों समय समाप्त। इसी के साथ जल्दी से देखिए फटाक से। किसी शुद्ध पदार्थ में अन्य पदार्थ मिलाने पर उसका गलनांक जो है घट जाता है। ठीक है भाई, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। मिश्र धातुओं के गलनांक उनके अवयवी धातु की अपेक्षा, मिश्रित धातुओं का गलनांक उनके अवयवी धातु की अपेक्षा क्या होता है? बराबर होते हैं, उच्च होते हैं, निम्न होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। शाबाश, बहुत अच्छे। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, निम्न होता है। मिश्र धातुओं का गलनांक उनके अवयवी धातुओं की अपेक्षा निम्न होता है। बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। द्रव से वाष्प में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? द्रव से वाष्प में पदार्थ की अवस्था को क्या कहते हैं? परिवर्तन को क्या कहते हैं? क्वथनांक, वाष्पन,
गलन या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, द्रव से वाष्प में बदलने को वाष्पन कहते हैं। क्लियर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। शाबाश, बहुत अच्छे। ठोस से द्रव में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं। कोई पदार्थ ठोस है, उसको द्रव में बदला जाता है तो उसको क्या कहते हैं, वाष्पन, क्वथन, गलन या इनमें से कोई नहीं। बहुत ही आसान, जबरदस्त, मैंने ये पहले भी बता चुका हूँ। बिल्कुल। तो इसी के साथ ठोस पदार्थ से द्रव में बदलने की क्रिया को गलन कहते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक, दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक क्या होता है। कभी घटेगा कभी बढ़ेगा, सी अपरिवर्तित रहेगा, या डी, सी हो जाएगा घटेगा, डी हो जाएगा बढ़ेगा। तो जल्दी से देखिए, दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक जो है बढ़ेगा। दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक बढ़ेगा। राइट। ये आज का हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बता। साथियों, आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, अपद्रव्यों को मिलाने से क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं, जल्दी से देखिए फटाक से। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, घटता है। गलनांक जो है घट जाता है। राइट। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु होता है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए, इसमें से एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। बिल्कुल। सभी बच्चे आ जाइए जल्दी से फटाक से। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, 273.16 के केल्विन। ठीक है, पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु होता है 273.16 के। बिल्कुल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँगा। किस द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान क्या हो जाएगा। किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा भाई। 4 ऑप्शन आपके नीचे देखिए, जल्दी से देखिए। उसका तापमान जो है घट जाता है या घट जाएगा। ठीक है, किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखिए। वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है उसे क्या कहा जाता है। वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन अवस्था में होता है उसे क्या कहते हैं। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, त्रिबिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, त्रिबिंदु कहते हैं। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वॉइस और वीडियो क्लैरिटी अच्छे से आ रही होगी। बिल्कुल। वाष्पीकरण की दर निर्भर नहीं करती। वाष्पीकरण की दर किस पर निर्भर नहीं करती। तो वाष्पीकरण की दर जो है द्रव की संपूर्ण मात्रा पर निर्भर नहीं करती। वाष्पीकरण की दर जो है द्रव की संपूर्ण मात्रा पर निर्भर नहीं करती। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा। चावल को पकाने में सबसे ज़्यादा समय कहाँ पर लगेगा। बिल्कुल, जहाँ पर दाब और की मात्रा कम होगी वहाँ पर। तो ऑक्सीजन की मात्रा और दाब कहाँ पर कम होगा, माउंट एवरेस्ट पर। तो चावल को माउंट एवरेस्ट पर पकाने पर सबसे अधिक समय लगेगा। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। इससे ज़्यादा स्पीड यदि आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। किसी निश्चित द्रव के लिए वाष्पन की दर निर्भर करती है। तो किसी निश्चित द्रव के लिए वाष्पन की दर निर्भर करती है किस पर, सभी पर। वाष्पन के निश्चित द्रव के लिए वाष्पन की दर जो है ताप पर, द्रव की खुली सतह का क्षेत्रफल पर भी निर्भर करेगी और द्रव के ताप पर भी। ठीक है ना, वायु के ताप पर भी और द्रव के ताप पर भी, और वायु द्रव के खुली सतह के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों।
अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखिए। जल का क्वथनांक, जल का क्वथनांक क्या होता है भाई? बिल्कुल अभी बता कर आया हूँ पिछले क्वेश्चन पर। जल का क्वथनांक जल की खुली सतह के ऊपर के दाब पर निर्भर करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जल का क्वथनांक जल की खुली सतह के ऊपर के दाब पर निर्भर करता है। जल्दी से देखें, फटाक से 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। बिल्कुल आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण बताइए। पर्वतों पर आच्छादित हिम या हिम बर्फ सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण बताइए। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। तो प्यार साथियों, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करें। शाबाश, आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं। बिल्कुल बहुत अच्छे। यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परिवर्तित कर देती है, इसलिए एक साथ नहीं पिघलते। राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखिए फटाक से। पहाड़ की चोटियों पर आलूओं को पकाने के अधिक समय लगता है, क्यों? पहाड़ों की चोटियों पर आलूओं को पकाने के लिए अधिक समय लगता है, क्यों? 4 ऑप्शन आपके नीचे देखिए। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया, चावल पकाने हो चाहे आलू पकाने हो, किसी को भी पकाना हो तो वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, इसीलिए वहाँ पर सबसे अधिक समय लगेगा। ठीक है भाई, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए, बहुत अच्छे। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, क्यों? जैसे कि आपने देखा होगा कि तेज हवा चल रही है तो उसमें ओस नहीं बन पाती है, क्यों? क्योंकि वाष्पीकरण की दर जो है तेज हो जाती है। वाष्पीकरण की दर जो है तेज हो जाती है, इसलिए तेज हवा वाली रातों में ओस नहीं बन पाती है। बिल्कुल प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठोस कपूर से कपूर बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए, उद्रपातन। ठोस कपूर से कपूर बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? उद्रपातन कहते हैं। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है, निम्नलिखित समवर्ती के कारण बताना है। गर्मी के दिनों में मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है, क्यों? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, वाष्पोत्सर्जन, ऑस्मोसिस, मोसिस और वाष्पीकरण या विसरण। तो जल्दी देखिए फटाक से, समय समाप्त। इसी के साथ ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहे हैं सही हो जाता है, वाष्पीकरण के कारण। वाष्पीकरण के कारण जो है गर्मी के दिनों में मिट्टी में रखा पानी ठंडा हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, बिल्कुल बहुत अच्छे। बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बल्ब का गलनांक क्या हो जाएगा? बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। बिल्कुल 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई साथियों। पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़े का पूरा पिघल जाने से गिलास में पानी के तल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है भाई, अलग अलग तरीके से। तो इसी के साथ मैं आपको बता दूं, अपरिवर्तित रहता है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है पानी के तल पर। ठीक है, बर्फ के पिघल जाने पर। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए, बिल्कुल। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है, क्यों? प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है, क्यों? आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है इसलिए। जल का क्वथनांक बढ़ जाता है इसलिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मनुष्य आर्द्रता में से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न कारण बताना है, क्यों? मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न कारण बताना है, क्यों?
बिल्कुल। तो मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है क्योंकि पसीनों की आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहा है वो सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। किसी द्रव का उसने क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किसी द्रव का उसने क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, वाष्पीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? वाष्पीकरण। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए। 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्या कहता है भाई? वह उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा जो पदार्थ का अवस्था परिवर्तन तो करती है परंतु ताप किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करता, क्या कहलाती है? तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए फटाक से। ऑप्शन नंबर डी के साथ जो जा रहे हैं वो सही हो जाता है, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल। तो प्यार साथियों, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। क्लास यदि आप लोग ऐसी करना चाहते हैं तो प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। दूसरी बात, आप लोग मुझे कमेंट करें यदि कोई भी त्रुटि या कोई भी एरर आपको लगता है तो आपको संशोधन हो जाएगा। बिल्कुल, आप लोग जल्दी से बताइए। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल इसी वक्त इसी समय। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ पढ़ते रहिए। जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत। राम राम भाइयों को भाई।